अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। दौरान हमल सांस लेने में मुश्किल क्यों होती है? हमारे पास बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ रिपोर्ट होती हैं कि जी दौरान हमल सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। बाज़ फीमेल हमल के बहुत शुरू में, बाज़ दरमियान में और एंड पे तो बहुत ज़्यादा रेशियो है कि हमारे पास फीमेल पेशेंट आती हैं कि सांस हमें खींच के लेनी पड़ती है। इसकी क्या वजूहात हैं? इसका इलाज क्या है? आज हम इस पे बात करेंगे। जो हमल है इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये एक 9 माह का सफ़र है। पहले 3 महीने जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, जो अगले 3 महीने हैं, चौथा, पाँचवां, छठा, उसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं और जो लास्ट 3 मंथ्स हैं 7, 8, 9 प्लस उसको हम कहते हैं कि जी ये थर्ड ट्राइमेस्टर है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके अंदर पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल आ सकती है। उसके बाद मैं आपको कुछ जो है प्रॉब्लम्स, कुछ आप डिजीज़ेस कह लें जिसकी वजह से औरत को सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। उसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे नॉर्मल फिनोमिना, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना का। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है जो कि पहले 3 महीने हैं जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होते हैं, बच्चे के ऑर्गन बनते हैं, तो उसमें जो फीमेल के हार्मोन्स हैं वो पीक पे होते हैं, जिसमें मैं नाम लूँगी प्रोजेस्टेरॉन का। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो पीक पे होता है फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो उसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। फिर हम चलते हैं अगले 3 महीने में। जो अगले 3 महीने, चौथे, पांचवें, छठे में जो यूट्रस है वो पेल्विक बोन से निकल आता है और अप टू अम्बिलिकस प्लस, यानी कि हमारे जो फीमेल है उसकी जो बॉडी में है वो यूट्रस साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, बच्चे का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो लंग्स हैं उन पर भी प्रेशर होता है और हार्ट पे भी होता है कि वो पंप ज़्यादा कर रहा है, तो जो है बॉडी को डबल काम करना पड़ रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। उसके बाद जो आखिरी 3 महीने हैं उसमें तो बच्चा अम्बिलिकस को भी क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, इवन के स्टमक तक और डायफ्राम तक। फिर वो जाके प्रेशर देता है लंग्स को और इवन के डायफ्राम को, जिसकी वजह से औरत को सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। इससे हम कैसे बच सकते हैं ये मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। पहले मैं आपको पैथोलॉजिकल कॉजेज बताती हूँ कि अगर एक बच्ची जो कि अनीमिक है, जो कि अनीमिया का शिकार है, उसकी एचबी कम है, तो अनीमिया की वजह से वीकनेस होना, जो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, सांस लेने में मुश्किल होना बहुत कॉमन है। अगर एक बच्ची हमल से पहले ही अनीमिक है और उसको हमल हो गया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट 3 मंथ में वेज़ोडाइलेशन होती है, जिसकी वजह से मज़ीद खून पतला हो जाता है और एचबी मज़ीद डाउन हो जाती है। बच्ची को नोज़िया, वॉमिटिंग, उल्टी होती है उसको, तो वो ऑटोमेटिकली वीक होती है, उसका बीपी ड्रॉप करता है और ऊपर से अनीमिया भी हो तो उसको जो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। तो फीमेल्स हमें कहती हैं कि जी अभी तो हमारा पेट भी नज़र नहीं आ रहा और बच्चा भी कोई समझ नहीं आ रही, तो इतनी ये क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह जो है वो अनीमिया भी हो सकती है। स्टार्ट में मैंने बताया कि नॉर्मली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पीक पे होता है। उसके अलावा अगर बच्ची का बीपी हाई है, वो क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है, अगर उसका ब्लड प्रेशर का इशू है तो भी ये मसला हो सकता है। अगर बच्ची को कोई ऑलरेडी किडनी की डिजीज़ है तो भी उसमें ये मसला हो सकता है। और उसमें सबसे कॉमन अस्थमा आता है। अगर एक बच्ची को पैदाइशी तौर पे या बाद में दमा हो गया है या वो एलर्जिक है तो भी उसको एसओबी हो सकती है। अगर इन 3 ट्राइमेस्टर में इनमें से कोई भी मसला हो रहा है तो बच्ची का सांस उखड़ सकता है, उसको मसला हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर तो हम पहले बात करते हैं कि जी अगर तो बच्ची अनीमिक है, खून की कमी है और उसका बीपी हाई है या उसको कोई किडनी इशू है, कोई अस्थमा है, इन तमाम मसलों में ज़ाहिर बात है अगर वो अपने केस को फर्स्ट डे से बुक्ड करवाएगी तो डॉक्टर उसको जो है ऑफ एंड ऑन चेक करती रहेंगी। मंथली चेकअप होगा, उसकी लैब्स होंगी, उसमें जो है वो ऑन हिस्ट्री और ऑन लैब्स जो है फीमेल का प्रॉब्लम जो है डायग्नोज करके उसके मुताबिक ट्रीट करेंगे, बच्चियाँ बेहतर हो जाएंगी। अब जो फिजियोलॉजिकल इशू हैं उसमें भी मैं ये कहूँगी कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर है जिसमें बच्चा का साइज बढ़ रहा है और थर्ड में बहुत ज़्यादा, उसमें पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल लेटती कैसे है। जो है बाज़ बच्चियाँ सीधा लेट जाती हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी चौथे, पाँचवें, छठे में जब बच्चा जो है वो जो यूट्रस है वो पेल्विक बोन से निकल के टूवर्ड एम्प्लाइकस मूव करने लग जाता है और इसी तरह थर्ड ट्राइमेस्टर में अम्ब्लाइकस से लेकर ज़ाइफॉइड तक बच्चा जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो नीचे वेन्स पड़ी हैं, स्पेशली इंफीरियर वेना केवा, तो वो प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी का वो ज़्यादा होने लग जाता है और बच्ची को एसओबी होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो है कोशिश करें कि सीधा
دوران حمل بالکل نہ سوئیں، سٹارٹ آف پریگننسی سے نہ سوئیں۔ اگر آپ پہلے 1 آدھ مہینے لیٹ رہی ہیں تب تو خیر ہے، لیکن آپ 3rd سے آنورڈ کوشش کریں کہ ہمیشہ لیفٹ لیٹرل پوزیشن لیں، اور جو بچی ہے اس کی جو پلو ہے اس کی لیگز کے بیچ میں ہو، جیسے کہ ڈیمو میں شو ہو رہا ہے۔ اگر ایک بچی یہ پوزیشن لے گی تو اس کی وینز پریس نہیں ہوں گی اور وہ کمفرٹیبلی لیٹ سکتی ہے، اس کو بچے کی موومنٹ بھی اچھی فیل ہوگی اور اس کو SOB بھی نہیں ہوگا۔ اگر ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی میں نے پلو بھی ٹھیک رکھ لیا، پوزیشن بھی ٹھیک لے لی، اور جو ہے میں نے کیئر بھی کر لی پوسچر کی، تو جو ہے پھر آپ لازمی، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں ابھی بتایا کہ اپنا پراپر اگر آپ وزٹ آپ کا ہوگا تو آپ ڈائگنوز بھی ہو جائیں گی اور ٹریٹ بھی ہو جائیں گی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اس سیشن میں کافی حد تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔